हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आयन चैनल्स के बारे में। समझेंगे कि आयन चैनल्स क्या होते हैं, इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन में, नर्व इंपल्स कंडक्शन में किस तरीके से होता है, इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं आयन चैनल्स के बारे में। तो अब ये आयन चैनल्स क्या होता है, सबसे पहले इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली ये जो सेल है, जो हमारा नर्व सेल है, उसके अंदर आयन चैनल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नर्व सेल्स के बारे में बात करूं, पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक को क्लियर कर लेते हैं सो दैट कि जो आयन चैनल्स है उसको समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली नर्व सेल्स के बारे में बात करें तो जो नर्व सेल्स का जो आउटर लेयर होगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। और आप सभी को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से कुछ इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर्स देखने को मिलती है। ठीक है, और आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि जो फॉस्फोलिपिड है, अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड की बात करूं इस तरीके से, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है तो उसका ये जो वाला हेड होता है, ये जो अपर वाला जो पोर्शन है जो ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है, इसको हम हेड बोलते हैं। ये जो हेड है ये आपका पोलर होता है। ये कैसा होता है, आपका पोलर नेचर का होता है, यानी ये आयंस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, वाटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हेड है, हेड को हम बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लवर, यानी ये पानी के साथ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला होता है ये क्या है, आपका फैटी असाइल चेन होता है। ये जो आप नीचे देख रहे हो ये क्या है, आपका फैटी असाइल चेन है। ये आपको याद रखना है, ये फैटी असाइल चेन होता है। और फैटी असाइल चेन आपका आप देखोगे कि ये नॉन पोलर नेचर का होता है। ये कैसा है, आपका नॉन पोलर नेचर का होता है। मींस कि यहां से जो आयंस है, आयंस पास आउट नहीं हो सकता, ये पानी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि जो इसका फैटी असाइल चेन है, जो इसका जो टेल वाला रीजन है, फैटी असाइल चेन बेसिकली क्या है, ये टेल बनाता है फॉस्फोलिपिड का। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर हमारा फॉस्फोलिपिड होगा, फॉस्फोलिपिड होगा। और फॉस्फोलिपिड में आप देख रहे हो कि हेड और टेल प्रेजेंट होता है। हेड आपका ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है जिसकी वजह से पोलर नेचर का होता है, यानी पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। लेकिन ये जो नीचे आप दो टेल देख रहे हो, ये टेल किसका बना होता है, फैटी असाइल चेन्स का बना होता है। और फैटी असाइल चेन के बने होने की वजह से ये कैसा है, नॉन पोलर नेचर का होता है, यानी पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मे बी आपको सर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो नर्व सेल है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। और अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड को थोड़ा डिटेल से देखूं तो उसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, हेड और टेल देखने को मिलता है। हेड ग्लिसरॉल का बना होता है जिसकी वजह से पोलर नेचर का होता है, पानी के साथ ये आसानी से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन वही अगर टेल की बात करें तो फैटी असाइल चेन का बना होता है, और ये क्या है, नॉन पोलर नेचर का है, इसलिए पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम हाइड्रोफोबिक नेचर को बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां से याद रखनी है, अब याद क्या रखनी है, सेल के बाहर वाला जो नेचर होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, सेल के बाहर वाला जो नेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी फ्लूइड है, ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और जस्ट नीचे सेल के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। उसको क्या नाम दिया जाता है, साइटोप्लाज्म दिया जाता है।
तो सेल के जो बाहर वाला पार्ट है वो भी लिक्विड है, यानी वो भी हाइड्रोफिलिक या पोलर नेचर का है, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी पोलर नेचर का है। तो यहां पर क्या है, जो पोलर नेचर की वजह से जो हेड है, हेड आप दोनों साइड देखोगे कि यहां पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ हेड आगे होंगे और टेल अंदर की तरफ होता है। सेम है साइटोप्लाज्म में भी आप देखोगे कि यहां पर जो हेड है वो आगे है, टेल अंदर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर बना होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, या बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की मदद से कोई भी चीज अंदर या बाहर आ जा करता है, उसके लिए जरूरी है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल्फ मेम्ब्रेन अपने मेम्ब्रेन के थ्रू उन्हीं मेंबर्स को या उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे जो नॉन पोलर हो, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर कोई पोलर सब्सटेंस मैं लेता हूं, तो पोलर सब्सटेंस यहां तो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक टेल से ये जो बना वाला स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इस स्ट्रक्चर को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पोलर सब्सटेंस होते हैं, जितने भी आयंस होते हैं जो पोलर नेचर के होंगे, यानी जो अपने आयंस में टूट सकते हैं, वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली बेसिकली क्या है कि ये क्लियर नहीं कर सकते, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो उनको सेल मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर लाने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये प्रोटीन्स क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक चैनल, एक टनल क्रिएट करते हैं, और उन चैनल या टनल की मदद से जो पोलर मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन की या ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उससे साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि सपोज करो ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और यहां पर एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल को मैं चाहता हूं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो साइटोप्लाज्म के अंदर आए, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं एंटर कर सकता? क्योंकि ये जो टेल वाला रीजन है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये नॉन पोलर नेचर का होता है। ये कैसा होता है? नॉन पोलर नेचर का होता है। अब क्योंकि इसका नेचर और बाहर से जो आने वाले का जो नेचर है दोनों ही अलग है, ये पोलर है लेकिन इसका खुद का नेचर नॉन पोलर है, तो ये इसको अंदर अलाउ ही नहीं करता। लेकिन फिर भी इसको अंदर जाना है, तो उसको अंदर जाने के लिए क्या होगा कि इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स बन जाते हैं, कुछ टनल्स बन जाते हैं, और ये जो टनल या जो चैनल है ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और इन्हीं चैनल या टनल्स को ही हम क्या बोलते हैं? आप सिंपल सा आयन चैनल्स बोल सकते हो या आयन टनल्स बोल सकते हो। तो ये जो टनल्स हैं, जो चैनल्स हैं, इनका काम क्या होगा कि पोलर मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आयन चैनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आयन चैनल क्या है? आयन चैनल एक रास्ता है, एक कॉन्ड्यूक्ट है जो पोलर मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म तक लेके आने का काम करता है। मेनली ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन से मिलके बनता है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आज के लेक्चर में जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जो अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स है उसको डिस्कस करेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसके अंदर जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन है उसको बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अगर ये लेक्चर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो सारे जितने भी चैनल्स है उसके फंक्शंस को समझ जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो कंडक्शन है वो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। सो आई होप आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे आयन चैनल्स को डिटेल करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है आयन चैनल्स का काम क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल को, ध्यान रखना है, पोलर मॉलिक्यूल को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म तक लेके आने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम अपना आयन चैनल जो है उसको बोलते हैं लीक चैनल या लीकी चैनल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो लीक चैनल या जो लीकी चैनल्स हैं ये आप देखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, और ये जो चैनल्स होते हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, इसकी अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और लीकी चैनल्स यहां पर आपका क्या हो सकता है, सोडियम लीकी चैनल्स हो सकते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स हो सकते हैं, क्लोराइड लीकी चैनल्स हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग लीकी चैनल्स या लीक चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल्स होते हैं ये हमेशा ओपन होते हैं, ठीक है।
ये हमेशा क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि लीकी चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, ये हमेशा खुले हुए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि ये अगर हम लीकी चैनल्स या लीक चैनल्स की बात करें तो आप देखोगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो नर्व सेल है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आप पाओगे कि सबसे ज्यादा पोटेशियम लीकी चैनल्स या पोटेशियम लीक चैनल्स होते हैं, और उससे कम अमाउंट में क्या होगा, सोडियम लीक चैनल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो किसी भी सेल मेम्ब्रेन, या अगर हम बात करें कि जो नर्व है, जो नर्व सेल है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो पोटेशियम लीकी चैनल्स है या पोटेशियम लीक चैनल्स है, उसकी जो संख्या है वो सोडियम लीक चैनल से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी याद रखना है कि जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन नर्व सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको गांठ बांध करके याद रखनी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करने वाले हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि कोई भी नर्व सेल है, नर्व सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो पोटेशियम है, पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो लीकी चैनल्स हैं ये हमेशा ओपन होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सपोज करो ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है ये आपका पोटेशियम लीकी चैनल है। ठीक है, दूसरे कलर से मैं आप यहां पे ब्लैक कलर से सोडियम लीकी चैनल्स नीचे बना देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम लीकी चैनल्स बना दिया। ध्यान रखना है बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और अंदर की तरफ क्या है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब क्योंकि ये चैनल्स हमेशा ओपन होते हैं, और ओपन होने की वजह से क्या होगा कि अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जब भी किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उसका जो मूवमेंट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। यानी क्या होगा, पोटेशियम आप देखोगे कि अंदर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब क्योंकि आप देखोगे कि यहां पर पोटेशियम चैनल ज्यादा है, तो अंदर से जो पोटेशियम का जो लीकेज है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होने की वजह से आप देखेंगे कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है नर्व सेल का वो माइनस में होता है, यानी अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में होने का रीजन ये है कि मैक्सिमम अमाउंट में पोटेशियम चैनल्स की मदद से पोटेशियम अंदर से बाहर चला जाता है, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे बढ़ता है इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम बहुत लेस अमाउंट में अंदर करेगा, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम बाहर लीक आउट कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज की जो लीकी चैनल्स होते हैं या जो लीक चैनल्स होते हैं ये सबसे बेसिकली क्या हमेशा ओपन रहते हैं। उसके अलावा यहां पर जो आयंस का मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, मींस कि हमेशा जो आयंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा क्योंकि यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहां पर किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लीकी चैनल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो यहां पे मूवमेंट हो रहा है वो कैसा होता है, पैसिव होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहां पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो आपके पैसिव नेचर का होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं एक बार फटाफट पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लीक चैनल्स होते हैं ये हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज ओपन होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मींस कि यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए हमें एटीपी की जरूरत नहीं होती, एनर्जी खर्च करने की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। उसके अलावा क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन को अलाउ करते हैं स्पेसिफिक आयंस के लिए, जैसे सपोज करो कि पोटेशियम लीकी चैनल्स होंगे तो सिर्फ पोटेशियम को अलाउ करेगा, सोडियम लीकी चैनल्स है तो वो सोडियम को अलाउ करेगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। और ये जो मूवमेंट होगा वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मींस कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब जनरली इन चैनल्स के अंदर क्योंकि नाम ही लीकी चैनल्स है तो इनको ऑपरेट करने के लिए किसी भी तरीके के वोल्टेज की, लिगेंड्स की या मैकेनिकल स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, हमेशा खुले हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जनरली क्या है, ये जो लीकी चैनल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स है, क्योंकि जो लीकी चैनल्स होते हैं, जो लीक चैनल्स होते हैं, इसका मेन काम होता है कि ये सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाए रखता है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका होता है -30 मिलीवोल्ट। ठीक है,
अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल बनता कैसे है इसको हम डिटेल में कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट होगा, और इसको मेंटेन करने के लिए लीकी चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खाली लीकी चैनल्स ही प्ले नहीं करते, और भी दूसरे चैनल्स होते हैं, लेकिन लीकी चैनल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी नर्व सेल्स होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोटेशियम लीकी चैनल्स है उसके जो नंबर्स है, उसकी जो संख्या है वो सोडियम लीकी चैनल से ज्यादा होता है। सो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पोटेशियम लीक चैनल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ सोडियम लीक चैनल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्योंकि पोटेशियम की संख्या ज्यादा है तो वो ज्यादा पोटेशियम को सेल के अंदर से बाहर की तरफ फेंकना स्टार्ट करेगा, जिससे क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। अब ये लाइगेंड गेटेड चैनल या लिगेंड गेटेड चैनल क्या होता है? जनरली इन चैनल्स को ऑपरेट करने के लिए लिगेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो यहां पर जो केमिकल होगा वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया, गाबा हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, डोपामाइन हो गया। इस तरीके जो केमिकल्स होते हैं ये लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल्स हैं, ये जो स्टिमुलस है या ये जो केमिकल है, जब रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद उन पर्टिकुलर चैनल्स के ऊपर जाके अटैच होंगे, तब जाके वो चैनल खुलेंगे, अदरवाइज वो क्या होते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या होंगे, चैनल बंद रहेंगे, जैसे ही लिगेंड इससे जाके अटैच होगा, अटैच होते ही वो क्या होगा, खुल जाएंगे। खुलने के बाद यहां पर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो लिगेंड गेटेड चैनल क्या होता है, ये अगर हम लिगेंड गेटेड चैनल्स की बात करें तो ये क्या है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब कि दोनों मेम्ब्रेन्स को अच्छे से, ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, कुछ इस तरीके से कि दोनों लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और जैसे ही आप देखो यहां पे इनिशियली क्या है, क्लोज्ड है, जैसे ही लिगेंड इससे अटैच होगा वैसे ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। और बेसिकली क्या है कि जैसे ही लिगेंड अटैच होगा वैसे ये ओपन हो जाएंगे, और ये क्या है, स्पेसिफिक आयंस को अलाउ करेंगे। चाहे वो क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, इन सभी को अलाउ कर देता है आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं या जो लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, यहां से जो ट्रांसमिशन होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो जनरली लिगेंड गेटेड चैनल्स आपको साइनेप्सिस वाले जगहों पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो साइनेप्सिस वाले जगहों पे कैसा होगा कि किसी भी कोई भी एक्सॉन का जो टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल पे जैसे ही कैल्शियम आयन आके मतलब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, वैसे क्या होगा कि ये एसिटाइल कोलिन को यहां से क्या करेगा, लीक करेगा, या एसिटाइल कोलिन को यहां से अलाउ करेगा, और जो यहां पे पोस्ट साइनेप्टिक यहां पे स्ट्रक्चर्स हैं उन पे जाके ये बाइंड होगा, और बाइंड होने के जैसे ही ये लिगेंड इस पर्टिकुलर यहां पे जो चैनल्स होंगे उससे बाइंड होगा, बाइंड होते ही क्या करेगा, ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बनाएगा, और फिर वो जो नर्व इंपल्स है वो आगे की तरफ ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है। तो इसी चीज को मैंने लिखा है कि यहां पर जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन होता है वो फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और यहां पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर केमिकल होता है, जो लिगेंड होता है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे तो केमिकल है, लेकिन जैसे न्यूरॉन्स के अंदर जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लिगेंड गेटेड चैनल्स के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी क्या है, एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो लिगेंड गेटेड चैनल ध्यान रखना है कि इनिशियली कैसा होता है, क्लोज होता है, जैसे ही यहां पर लिगेंड आके बाइंड होगा ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, और हमेशा जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होता है। मींस कि हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा, जिसकी वजह से यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन होगा वो पैसिव ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल का मतलब क्या है
कि ये चैनल बेसिकली तब ओपन होते हैं जब यहां पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके का प्रेशर डेवलप हो रहा है, किसी भी तरीके का स्ट्रेच डेवलप हो रहा है, अगर इस तरीके की कोई चीजें हो रही हैं तब जाके ये चैनल्स ओपन होंगे, ठीक है। इसलिए इसको मैकेनिकल गेटेड बोल रहे हैं। मैकेनिकल का मतलब क्या है, कोई भी बाहर से फिजिकल बदलाव जैसे कि स्ट्रेच हो गया, प्रेशर हो गया, इस तरीके का कोई भी चीज बदलाव होता है तब जाके ये चैनल ओपन होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली जो मैकेनिकल गेटेड चैनल है ये स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ये चीज आपको याद रखना। और ये तब ओपन होंगे जब कोई फिजिकल फोर्स जैसे कि स्ट्रेच, प्रेशर, वाइब्रेशंस, इनमें से कोई भी अगर स्टिमुलस जनरेट होता है तब जाके ये इसको ओपन कर देगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो मैकेनिकल स्टिमुलस है जनरली क्या है कि आप ये देखोगे कि इस मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से जो साइटोस्केलेटन है वो डिफॉर्म हो जाएगा। कि जैसे मान लेते हैं साइटोस्केलेटन ये था और जैसे ही मान लेते हैं कि प्रेशर जनरेट हुआ तो एकदम वो क्या हो जाएगा, तो फैल जाएगा, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन यहाँ पर ये डिफॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो इनिशियली ये क्या था, बंद था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, बंद है। लेकिन जैसे ही कोई मान लेते हैं किसी भी तरीके का स्ट्रेस डेवलप हुआ ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। खुलने के बाद ये क्या है, मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां पर भी जो मूवमेंट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यहां पे मूवमेंट कैसा होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होता है, जिसकी वजह से ये भी कैसा होगा, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। ये भी कैसा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आएगा। और यहां पर किसी भी तरीके की हमें एनर्जी या एटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये जो आपका मैकेनिकल गेटेड है ये आपको देखने को कहां कहां मिलता है, तो जनरली अगर हम बात करें तो सबसे पहले टच और प्रेशर। अगर मान लेते हैं हम किसी सेल को टच कर रहे हैं या वहां पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमें वो सेंसेस पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर स्किन के ऊपर आप किसी ने छुआ है या किसी ने ऐसे स्किन को दबाया है तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि कोई स्किन टच कर रहा है मेरा। या फिर मान लेते हैं किसी ने इसको चींटी काट लिया इस तरीके से, तो वो क्या है, स्किन के ऊपर हमें यहाँ पे प्रेशर सेंसर्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो टच सेंसर्स होते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब ये जो पीजो सेंसर्स होते हैं ये बेसिकली क्या प्रेशर फील करते हैं। इसको जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब उसको और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ नाम याद रखना है कि आपको ये कहां कहां मैकेनिकल गेटेड चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हियरिंग एंड बैलेंस। तो जनरली हमने देखा है जब ईयर्स का डायग्राम पढ़ते हैं तो अंदर की तरफ जो मिडिल ईयर है वहां पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर मूवमेंट होता है, प्रेशर जनरेट होता है तो साउंड वेव को डिटेक्ट करता है हेयर सेल्स के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखना है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो एंडोथीलियल सेल्स होता है वो स्ट्रेच होगा। तो स्ट्रेच होने से क्या है, वो बेसिकली स्ट्रेच की वजह से जो मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं उस चेंजेस को वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जो एंडोथीलियल सेल्स होता है, जो न्यूरॉन्स होता है, वो क्या करेगा, पीजीओ1 पीजीओ2 का यूज करके ब्लड के अंदर होने वाले, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो होने वाले स्ट्रेचेस हैं उसको सेंस करने का ये काम करता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे लेक्चर का जो नोट्स है आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस जाके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और फ्री कंटेंट में ये मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन इंप्रूवमेंट्स को मैं जरूर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड नाम से पता चल रहा है कि ये जो चैनल्स हैं ये तब ओपन होते हैं जब एक स्पेसिफिक टाइप का वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है। अगर वोल्टेज के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा तो ये नहीं मतलब कि ओपन होंगे, इनिशियली क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वोल्टेज गेटेड चैनल तब एक्टिव होते हैं जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज सेल के अंदर या बोल सकते हैं नर्व सेल्स के अंदर चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब नर्व सेल होता है इनिशियली आपका रेस्टिंग स्टेज में होता है और रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो 70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल यहां पर कैसे एक्टिव होगा कि जैसे ही इसका जो ये बेसिकली जो पोटेंशियल है ये चेंज होके -55 मिली वोल्ट पे आ जाता है या फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आ जाता है, वैसे क्या होंगे, चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई चैनल
पोटेंशियल की वजह से एक्टिव होता है तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये भी स्पेशलाइज्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, चीज आपको याद रखना है। और इनका ओपन और क्लोज होना किस बात पे डिपेंड करता है, सेल के मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें वोल्टेज गेटेड चैनल कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये क्या है, रैपिड डीपोलराइजेशन फेज में एक्टिव होता है। रैपिड डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि इनिशियली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं तो क्या होगा, क्योंकि बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के खुलते ही बाहर से सोडियम अंदर बहुत तेजी से आता है और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 वोल्ट था इसकी वैल्यू को कम करता चला जाता है, -55 वोल्ट, फिर 0, फिर मैक्सिमम 30 तक जाता है प्लस में, ठीक है। तो इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, यानी नेगेटिव से पोटेंशियल पॉजिटिव में चला जाए तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो सोडियम चैनल्स, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है, इसका काम कहां होता है, डीपोलराइजेशन स्टेट में होता है। इसको हम कल की क्लास में अच्छे से डिटेल करेंगे कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन क्या होता है या हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है, उनको कल की क्लास में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बट कल की क्लास में इन चैनल्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो इस चैनल को आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये सोडियम को अलाउ करेगा और ये बेसिकली क्या है, सेल के अंदर इसको फ्लड कर देगा, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर जो नेगेटिव पोटेंशियल था वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा हो सकता है वो आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होता है। अब इसका काम क्या होगा कि जनरली क्या है, अंदर की तरफ आपका पोटेशियम ज्यादा होता है तो ये पोटेशियम को अंदर से बाहर की तरफ करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये बेसिकली किस में हेल्प करेगा, आपके रीपोलराइजेशन में हेल्प करता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है ये बेसिकली आपके साइनेप्टिक वेसल्स के समय पे वर्क करते हैं, जहां पर ये क्या है, साइनेप्टिक वेसल से एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में ये हेल्प करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जनरली ये बेसिकली कहां हेल्प करेंगे, एक्शन पोटेंशियल रीचेज एट द एंड ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। एंड दिस चैनल ओपन्स द कैल्शियम आयन विच एक्ट एज अ सिग्नल टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर अक्रॉस द साइनेप्सिस, ठीक है। यानी क्या है कि कैल्शियम, ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन है ये नर्व एंडिंग्स पे वर्क करते हैं और वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आयन चैनल्स है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपने सारी चीज अच्छे से समझ ली होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम नर्व कंडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।